Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video of hematology series और आज का जो टॉपिक हम hematology से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरिथ्रोपोइसिस यानी कि RBCs का बनना. तो we'll start with the definition of erythropoiesis. Erythropoiesis is the proliferation, differentiation, maturation of red blood cells from primitive stem cells यानी कि stem cells से RBCs का बनना. अगर देखा जाए कि एरिथ्रोपोइसिस किस किस जगह पे बॉडी में हो रही है तो बिफोर बर्थ जब इंट्रायूट्राइन पीरियड होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉर्क सैक के अंदर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में लिवर और स्प्लीन के अंदर और थर्ड ट्राइमेस्टर में बोन मैरो और लिवर के अंदर हेमेटोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस होती है. बट सोन आफ्टर बर्थ चिल्ड्रन में सभी बोन्स में होती है बिकॉज उनके सभी बोन्स में रेड मैरो प्रेजेंट होता है, इसके साथ लिवर एंड स्प्लीन में. बट अडल्ट में सिर्फ लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे हो रही होती है बिकॉज वहीं पे रेड मैरो प्रेजेंट है, जैसे कि आपके फीमर होगी, आपकी स्टर्नम, आपकी रिब्स, आपकी स्कल. इसके साथ साथ जब आपकी लाइफ का अर्ली स्टेजेस होते हैं सून आफ्टर बर्थ एट दैट टाइम सारा मैरो रेड होता है. बट जैसे जैसे लाइफ गुजरती जाती है वो रेड मैरो रिप्लेस होता है येलो मैरो के साथ. तो आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चों में और इन चिल्ड्रन हमारे पास रेड मैरो की रेशियो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द येलो मैरो, जबकि अडल्ट में येलो मैरो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेड मैरो. So here is the nomenclature of erythropoiesis. हमारे पास कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट कैप की आ जाती है प्रो नॉर्मोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट. इसके बाद ASCP की है रुब्रीब्लास्ट, प्रोरुब्रीसाइट, रुब्रीसाइट, मेटारुब्रीसाइट, रेटिकुलोसाइट एंड देन फाइनली एरिथ्रोसाइट. Now we are going to discuss the most important thing that is related to today's topic. एंड दैट इज़ एक्चुअली कि हम कौन सा नॉमेनक्लेचर नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं और हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है. बट उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग अंडरस्टैंड कर लिया दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन BFU बर्ड्स फॉर्मिंग यूनिट एंड CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. अब होता क्या है कि जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट लिनेजेस में डिवाइड हो सकती हैं, इससे हम कहते हैं सेल्फ रिन्यूअल. बट जब ये कैपेसिटी कम हो जाए हमारे पास प्रोजेनिटर सेल की ख़त्म हो जाए तो वो बना देता है बर्ड्स फॉर्मिंग यूनिट. और वो बर्ड्स फॉर्मिंग यूनिट थाउजेंड्स ऑफ एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स जब बना देता है तो वो कुछ चेंजेस होने के बाद बनाते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. अब जब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बन गया है तो उस पर आके एक्ट करेगी एरिथ्रोपोइटीन. एरिथ्रोपोइटीन भी एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है जो कि आगे कंफर्म करेगा कि ये सेल ट्रांसफॉर्म होगा एरिथ्रोसाइट में. और इस पूरे प्रोसेस का जो रेगुलेटर है वो होता है बर्स्ट प्रोमोटिंग एक्टिविटी BPA. एंड हियर आर द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. और नॉर्मली जो नॉमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट. सो अभी हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनकी और हम देखेंगे कि एक एरिथ्रोपोइसिस के पूरे प्रोसेस में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं. प्रोएरिथ्रोब्लास्ट हमारे पास लार्जेस्ट होता है, 15 to 20 माइक्रॉन साइज होता है. इसमें ईयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं. चूँकि बहुत सारे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसमें माइटोसिस हो रही होती है. नेक्स्ट है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट. इसका साइज थोड़ा कम हो गया पहले वाले से, न्यूक्लियोलाई का नंबर भी थोड़ा कम हो गया बट स्टिल माइटोसिस हो रही है. नेक्स्ट इज पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट एज शोन बाय द नेम पॉलीक्रोमेटोफिलिक यानी डिफरेंट कलर्स. तो इसके डिफरेंट कलर्स इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पे HB अपीयर होना शुरू हो गई है और माइटोसिस एक्टिविटी कुछ हद तक इसमें कम हो गई है बट स्टिल हो रही है. नेक्स्ट इज ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट. 7 to 10 माइक्रॉन साइज में होता है. इस स्टेप पे आके न्यूक्लियस एक्सट्रूड हो जाता है और जब न्यूक्लियस निकल गया तो माइटोसिस स्टॉप हो गई. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक स्टेज पे न्यूक्लियस निकल जाता है और पॉलीक्रोमेटोफिलिक स्टेज पे HB अपीयर होता है. नेक्स्ट इज रेटिकुलोसाइट. इसमें RNA की कुछ रेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं और ये 7.3 माइक्रॉन साइज़ का होता है. और उसके बाद आता है मेच्योर एरिथ्रोसाइट जो कि बाइकॉन्केव शेप का होता है. चूँकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है देयरफॉर दिस इज़ एन्यूक्लिएटेड एंड इसमें माइटोसिस नहीं हो रही होती. दिस इज़ ऑल. अब इसमें हमारे पास चेंजेस क्या क्या आए जब एरिथ्रोपोइसिस हुई. सेल का साइज़ रिड्यूस हो गया, हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो गया, इसके साथ साथ जो न्यूक्लियस था वो एक्सट्रूड हो गया.
अब यहाँ पे आप स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस देख सकते हैं कि पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, देन बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, उससे छोटा पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जहाँ पे कलर्स चेंज होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक, जहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल कंडेंस हो गया एंड इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी रिमूव्ड। और फिर रेटिकुलोसाइट जो हल्का सा आपके पास लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू एरिथ्रोसाइट, एंड देन देयर इज मैच्योर एरिथ्रोसाइट। बेसिकली एक स्टेम सेल से लेके एरिथ्रोसाइट बनने तक लगते हैं 21 डेज, बट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट तक लगते हैं 5 डेज, एंड रेटिकुलोसाइट को मेच्योर होकर एरिथ्रोसाइट बनने में लगते हैं 2 डेज। Thank you so much. This is all for today. Stay tuned for more. Do subscribe the channel and drop your queries in the comment section and just let me know कि इसके बाद आप कौन से टॉपिक की वीडियोस देखना चाहते हैं। Thank you. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video.